ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को मैं कक्षा 12 सेकेंड ईयर भूगोल के अंतर्गत आप लोगों को द्वितीय खंड भारत की भूगोल में जनसंख्या पढ़ाऊंगा। वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं के बारे में आज आप पढ़ेंगे। तो 1991 से 2001 के दौरान भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सुस्पष्ट प्रतिरूप दर्शाती है कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पांडुचेरी और गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है। कैसी वृद्धि दर पाई जाती है? निम्न पाई जाती है, कम पाई जाती है, जो दशकों में 20% से अधिक नहीं हुई है। केरल में 9.4 रही है। में न तो केवल इस वर्ग के राज्यों में बल्कि पूरे देश में भी निम्नतम वृद्धि दर दर्ज की गई है। देश के उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर मध्य भागों में यानी पश्चिम से पूर्व स्थित राज्यों में की एक सतत पेटी में यानी दक्षिण राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर्ज पाई जाती है, जबकि इस पेटी के राज्यों में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और औसत वृद्धि दर यानी 20 से 25% रही है। इसमें इन राज्यों में कैसी रही है? 20 से 25% रही है औसत वृद्धि दर। वहीं हम वर्ष 2001 और 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक यानी 1991 से 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही है। तो 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों जैसे आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश 6 जनसंख्या वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी यह 1991 और 2001 की तुलना में 2001 और 2011 में 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में यानी कम रही है। आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5% रही है तथा महाराष्ट्र में सर्वाधिक 6.7% रही है, गिरावट थी इसमें। और इसी तरह से तमिलनाडु में 3.9% तथा पांडुचेरी में 7.1%। पिछले दशक की तुलना में यानी 2001 और 2011 में कुल वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह कुछ क्रियाकलाप भी आपको दिए गए हैं। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि एक और उत्तरी पूर्वी राज्यों में, दूसरी ओर तो केंद्र शासित प्रदेशों में पांडुचेरी और लक्ष्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ करके अति उच्च वृद्धि दरें क्यों पाई जाती है, ये समझ सकते हैं आप तो इस तरह से भारत की जो जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि इसके किशोरों की वृद्धि यानी जो नौजवान युवक हैं और किशोरावस्था वाली जनसंख्या है। वर्तमान में किशोरों अर्थात 9 से 19 वर्ष का आयु वर्ग वाले का अंश 20.9% है 2011 के, जिसमें 52.7% किशोरों की संख्या दर्ज की गई है और 47.3% किशोरियां शामिल है। किशोर जनसंख्या यद्यपि उच्च संभावनाओं से युक्त युवा जनसंख्या समझी जाती है यदि उन्हें समुचित ढंग से मार्गदर्शित और दिशा निर्देश न किया जाए तो वे काफी सुभेग भी होते हैं। और जहां तक कि इन किशोरों का संबंध है, समाज के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं और जिसमें कुल विवाह की निम्न आयु निरक्षरता, विशेषतः स्त्री निरक्षरता, विद्यालय विरत छात्र, पोषकों की निम्न ग्राह्यता, किशोरियों माताओं की उच्च मातृ मृत्यु दर, HIV एड्स के
संक्रमण की उच्च दरें, शारीरिक और मानसिक अपंगता अथवा मंदता, औषधयोग और मदिरा सेवन, किशोर अपचार और अपराध करना इत्यादि है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने किशोर वर्गों को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए पूर्ण निश्चित नीतियां बनाई है। इनको टेंड करने के लिए, किशोरों को साक्षर करने के लिए, शिक्षा देने के लिए कुछ निश्चित नीतियां बनाई गई है ताकि उनके गुणों का बेहतर मार्गदर्शन हो सके, विकास हो सके, उपयुक्त उपयोग किया जा सके। राष्ट्रीय युवा नीति एक ऐसा उदाहरण है जिसे हमारी विशाल युवा और किशोर जनसंख्या के समग्र विकास की देखरेख रूपरेखा हेतु अभी कल्पित किया गया है। राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में आरंभ की गई, जो भारत के युवाओं को लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। और आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो है यह देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा जो है भारत को राज्यों के समूहों में अपना उचित स्थान प्राप्त करने के समक्ष बनाना है। तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014-19 जो है 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के समूह को इसमें रखा गया है कि 15 से 29 वर्ष के जो आयु वर्ग के युवा होते हैं वह युवा वर्ग युवा नीति के अंतर्गत रखे गए हैं। समूह में व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है। ऐसे समूह में जो है जो बच्चे हैं उनको युवा के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई। इसका उद्देश्य पूर्ण रूप से देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना, साथ ही साथ इन सभी गतिविधियों को एक मानक के रूप में मानक के साथ बांधना तथा विभिन्न कौशलों को इनके भाग केंद्रों के साथ जोड़ना है। ऊपर की गई विवेचना से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि देश में दिक और काल संदर्भ में जनसंख्या की वृद्धि दर में व्यापक भिन्नता पाई जाती है, जो जनसंख्या की वृद्धि से संबंधित अनेक सामाजिक समस्याओं को उजागर करता है। फिर भी जनसंख्या की वृद्धि प्रतिरूपों की बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या के सामाजिक संगठन की पड़ताल की जाए। जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातियां, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। इन्हीं सब के अध्ययन इसमें जनसंख्या संगठन में किया जाता है। इस खंड में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं, भाषा, धर्म और व्यवसाय के प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना की जाएगी। तो आइए इन प्रतिरूपों में आपको मैं सबसे पहले ग्रामीण व नगरीय संगठन के बारे में बताता हूं। आप अपने अपने निवास के स्थानों के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है। क्या है? एक महत्वपूर्ण सूचक होता है, चाहे वो ग्रामीण जनसंख्या हो या नगरीय जनसंख्या हो। तो जो नगर में रहते हैं उनको ग्राम में रहते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या का सूचक है, वो नगरीय जनसंख्या का सूचक है। जब देश की कुल जनसंख्या का
68.8% भाग गांवों में रहता है, तब यह और भी सार्थक हो जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार आप देख सकते हैं कि परिशिष्ट घ तक यानी घ1 में दिए गए आंकड़ों के प्रयोग करते हुए भारत के राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशतों की तुलना कीजिए और जो है इसे मानचित्र में कल्पनात्मक वृद्धि द्वारा भी भारत के मानचित्रों को प्रदर्शित करने का प्रयास कीजिए। तो क्या आप जानते हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में यानी 6 करोड़ जो है 40,800 जो है 67 गांव हैं, और इसी तरह जिसमें से यानी 5 करोड़ जो है 97,000 यानी 608 जो है यानी 93.2% जो गांव बसे हुए हैं भारत में। तो इस तरह से फिर भी जो है पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है, यानी सभी गांवों में जो जनसंख्या का वितरण है वो एक समान नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिरूप बहुत अधिक है। गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की कुल जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक भाग गांवों में बसता है। दूसरी ओर दादरा और नगर हवेली 53.38% को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपात ही ग्रामीण जनसंख्या का है। गांवों का आकार भी काफी हद तक भिन्न है, यानी गांव भी हम एक समान नहीं देख सकते हैं, उसका भी आकार भिन्न होता है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों में, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के रण में आप देखिए तो यह 200 व्यक्तियों से कम, और केरल व महाराष्ट्र के कुछ भागों में यह 17,000 व्यक्ति तक पाया जाता है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूपों का संपूर्ण परीक्षण किया जाए, परीक्षण यह उजागर करता है कि अंतर राज्य और अंतः राज्य दोनों स्तरों पर नगरीकरण का सापेक्षित परिणाम और ग्रामीण नगरीय प्रवास यानी सापेक्षित परिणाम नगरीकरण का और ग्रामीण नगरीय प्रवास यानी गांव से नगर की ओर प्रवास विस्तार ग्रामीण जनसंख्या के सांद्रण को नियंत्रित करते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत की नगरीय जो जनसंख्या का अनुपात है 31.16% काफी निम्न है, किंतु पिछले दशकों में यह वृद्धि की बहुत तीव्र दर को दर्शा रहा है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर समृद्धि, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में जो सुधार हुआ है, इन सुधारों के कारण तेजी से जनसंख्या बढ़ी है। कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश भर में भिन्नताएं पाई जाती है। जो कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश भर में भिन्नताएं पाई जाती है, अलग अलग होती है। परिशिष्ट 1 में आप समझ सकते हैं कि इस तरह से कि यह समझ सकते हैं कि आंकड़े कुछ दिए गए हैं नगरीय जनसंख्या के, और अत्यंत उच्च और अत्यंत निम्न अनुपात भी कुछ राज्यों को, शासित प्रदेशों को पहचान किया गया है, और आप भी कीजिए। फिर भी ऐसा देखा गया है कि लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो नगरीय जनसंख्या काफी बढ़ी हुई है, यह सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित करता है, दर्शाता है। उत्तरी भारत के मैदानों में मुख्य सड़कों के मिलने वाले जो बिंदुओं होते हैं, चौराहे होते हैं, और रेल मार्गों से सटे हुए जो नगरीय क्षेत्र होते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि कोलकाता रेल मार्ग के किनारे है, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर,
मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर और लुधियाना, जालंधर में ग्रामीण नगरीय प्रवास सुस्पष्ट है। कृषि की दृष्टि से अगर देखा जाए, ये रुद्र मध्य और जो है निम्न गंगा के मैदानों में तेलंगाना, असिंचित क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान जो है, उत्तर पूर्व के दूर दराज के पहाड़ी जो राज्य है जहां जनजातीय क्षेत्र है, जनजाति के लोग पाए जाते हैं, यह प्रायद्वीपीय भारत में ये बाढ़ संभावित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में नगरीय का स्तर निम्न है। यानी यहाँ जो है ऐसे क्षेत्रों में, जब आपको पूर्व चर्चा किए हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ दूर दराज के स्थानों में, राजस्थान में, असिंचित क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ वाले संभावित क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भागों में, यानी नगरीकरण का स्तर एकदम निम्न रहा है। भाषाई संगठन के अंतर्गत भाषा समाज को एकता के सूत्र में बांधने वाली बहुत बड़ी शक्ति होती। भारत में बहुत अधिक भाषाई विविधता देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में जो यह एक भाषाई जो विविधता की भूमि भी कही जाती है, और ग्रियर्सन के अनुसार, जो ग्रियर्सन हैं उनके अनुसार भारत का भाषाई सर्वेक्षण किया गया है 1903 में, जो है 1903 से 1928 के अंतर्गत देश में 179 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां थी, जो आज आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं, यानी अनुसूची में शामिल किया गया है, और अनेक भाषाएं अनेक अनुसूचित हैं। अनुसूचित भाषाओं में जो है यानी हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी जो ये भाषाएं हैं उसमें हिंदी बोले जाने वाली भाषा में भारत में जो है अधिक लोग हैं, सर्वाधिक है। लघुतम भाषा वर्ग संस्कृति, बोडो तथा जो है मणिपुरी बोलने वालों को है, यानी 2011 के अनुसार यह देखा गया है कि देश में भाषाई प्रदेशों के सीमाएं यानी सुनिश्चित और अस्पष्ट नहीं है, बल्कि उनका जो अपने अपने सीमांत प्रदेशों में क्रमिक विलय और अध्यारोपण हो जाता है, यानी वह असम संच हो जाता है। तो इस तरह से कुछ आप देख रहे हैं कि कुछ इसके अंतर्गत जो है ये भाषाई जो है मतलब सुनिश्चित किया गया है कि भाषा प्रदेशों को सीमाएं जो है सुनिश्चित की गई है। भाषाई वर्गीकरण के अंतर्गत आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये प्रमुख जो भारतीय भाषाओं को बोलने वाले 4 भाषा परिवारों से जुड़े हुए हैं, जिनके उप परिवार शाखाएं अथवा वर्ग हैं। इसे तालिका 1.2 से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि यह जो कुछ तालिकाएं दी गई है, इसमें आप ये देख रहे हैं कि यह 1.2 तालिका में जो है परिवार, उप परिवार, शाखा वर्ग, वाकु क्षेत्र यानी दिए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आस्टिक निषाद यानी 1.38%, आस्ट्रो एशियाई, आस्ट्रो यानी नेशियन, यह मान खमेर, मुंडा यानी वर्ग में लोग आते हैं, और वाक क्षेत्र जो इनका होता है यानी मेघालय, निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और भारत के कुछ बाहर क्षेत्रों में जो है ये लोग रहते हैं। द्रविड़ जो है भाषा है, द्रविड़ जो है यानी उसमें 20%
प्रतिशत है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये दक्षिण द्रविड़ और मध्य द्रविड़, उत्तर द्रविड़ है। तो दक्षिण द्रविड़ में तमिल और कर्नाटक, केरल जो राज्य है ये आते हैं, यहाँ ये लोग इस भाषा के लोग पाए जाते हैं। मध्य द्रविड़ और जो है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र में बोले जाते हैं। उत्तर द्रविड़ बिहार और उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश में है। इसी तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए कि चीनी तिब्बती किरात यानी यह 0.85% है और तिब्बती म्यांमारी और यह जो है सियामी चीनी, इसमें तिब्बती जो है तिब्बती हिमालयी क्षेत्रों में और जम्मू कश्मीर और हिमालय प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल, सिक्किम में बोले जाते हैं। और इस तरह से जो है ये भाषाई क्षेत्र वर्ग के लोग हैं। और इसमें उत्तरी असम जैसे अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश में है और उत्तरी असम में है, इसमें देख रहे हैं कि यह सियामी चीनी जो है यानी असम म्यांमारी जो भाषा है, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय है। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि यह भारतीय, यूरोपियन, इंडो आर्य लोग हैं और ये आर्य जो है 73% हैं। इसमें जो है ईरानी, फारसी जैसे भारत से बाहर और दादरी जम्मू और कश्मीर में, और इसी तरह से भारतीय आर्य जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यह राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में है। तो इस तरह से स्रोत जो आप देख रहे हैं कि इसकी जो स्रोत है एजा जुईदीन अहमद 1999 सामाजिक भूगोल रावत पब्लिकेशन नई दिल्ली के द्वारा ये स्रोत आपको दिए गए हैं, जिसमें कुछ ये देख रहे हैं कि यह कुछ इसी क्रम में मैं आपको धार्मिक संगठन के बारे में भी बता रहा हूं कि धार्मिक संगठन जो भाषाई विभिन्नता के देखने को मिलती है देश के विभिन्न वर्गों में जो है यह वितरण और दर्शाते वाला जो है भारत का एक जो है गुणात्मक प्रतिरूप मानचित्र भी देखिए बनाइए। और इसमें जो है धर्म यानी धार्मिक जो संगठन है, धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है, क्योंकि यह धार्मिक धर्म जो है लोगों के परिवार के और समुदाय जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्याप्त होता है। यह महत्वपूर्ण है कि धार्मिक संगठन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाए। तो आप देखिए कि देश में धार्मिक समुदायों का स्थानिक वितरण पृष्ठ 1 में देखने के प्रयास कीजिए कि दर्शाता है कि कुछ निश्चित राज्यों और जिलों में एक धर्म की, जैसे आप तालिका में ऊपर भी देख लिए है कि 1.3 में भारत के धार्मिक समुदाय 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये धार्मिक समुदाय है 2011 के अनुसार जो है जनसंख्या का मिलियन में जो है और कुल प्रतिशत है। आप देख रहे हैं कि हिंदू जो है यानी यह इतने जो है यानी 900 जो है 66.3 मिलियन है और यह प्रतिशत में देखा जाए तो जो है 79.8% है। इसी तरह से मुस्लिम जो है 172.2 है और इसी तरह 14.2% है। ईसाई जो है 27.8 है यानी 27.8 मिलियन है और इसका प्रतिशत 2.3 है। इस 2.3 है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह सिख जो है यानी 20.8 है और 1 जो है यानी 7% है और इसी तरह से बौद्ध जो है 8.4 है जबकि जो है 0.7% है। इसी तरह से जैन जो है आपके देख रहे हैं कि 4.5 मिलियन है और जो है इसमें जो है 0.4 जो है प्रतिशत है। अन्य धर्म के लोग जो है 7.9 मिलियन है जबकि 0.7% है और धर्म ज्ञात नहीं है जो अभी तक वह 2.9 मिलियन है और यह 0.2% है। इसी तरह से जो आप जो मुख्य स्रोत है ये भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार ये मैं बता रहा हूँ आपको और जनसंख्या का प्रबलता विशाल है जबकि उसी का दूसरा राज्यों में जो है प्रतिनिधित्व नगण्य है। भारत बांग्लादेश सीमा व भारत पाक सीमा से संलग्न जिलों जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्यों और दक्कन पठार व जो है गंगा के मैदान की
प्रकीर्ण क्षेत्र को छोड़ करके आप समझने की कोशिश करें तो यह धार्मिक जो भूदृश्य है हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित जो 70 से 90% तक है और उससे कहीं अधिक भी है। विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू और जो है कश्मीर, पश्चिमी बंगाल, केरल के कुछ जिलों, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों और दिल्ली वह जो है अनेक उसके आसपास के लक्षद्वीप में सांद्रित हैं। ईसाई जनसंख्या अधिकांशतः जो है देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तृत है। मुख्य सांद्रण पश्चिमी तट के साथ जो है गोवा एवं केरल और मेघालय, मिजोरम और जो है नागालैंड के पहाड़ी राज्यों और छोटा नागपुर क्षेत्रों में और मणिपुर जो है पहाड़ियों में भी देखा जाता है। इसी क्रम में ईसाई जनसंख्या अधिकांश अन्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वितरित है। मुख्य सांद्रण यानी पश्चिमी तट के सहारे गोवा और केरल और मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के पहाड़ी राज्यों और छोटा नागपुर क्षेत्र, मणिपुर की पहाड़ियों में भी देखा जा सकता है कि यहाँ ईसाई लोग रहते हैं। अधिकांशतः सिख जो है देश के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र और जो है विशेष रूप में जो है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में संकेंद्रित है रहते हैं। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैन और बौद्ध देश के गिने चुने क्षेत्रों में संकेंद्रित है। जैनियों का प्रमुख संकेंद्रण राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में, गुजरात और महाराष्ट्र में है, जबकि बौद्ध अधिकांशतः महाराष्ट्र में संकेंद्रित है पाए जाते हैं। बौद्ध बाहुल्य अन्य क्षेत्र जो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख और त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश में यानी लाहुल और जो है स्पीति में है। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि भारत के जो अन्य धर्मों में यानी जरतुसत, जनजातीय एवं अन्य जो है देशज जो है निष्ठाएं और जो है विश्वास सम्मिलित है। ये समूह छोटे समूहों में संकेंद्रित है, यानी अधिक नहीं है और देश भर में यह बिखरे हुए पाए जाते हैं। श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, श्रमजीवी जनसंख्या के संगठन के अंतर्गत आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिनके नाम है मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और श्रमिक अश्रमिक। देखिए ये बॉक्स में भी जो है मानक जो है जनगणना परिभाषा के अंतर्गत मुख्य श्रम वह जो है व्यक्ति हैं जो एक वर्ष से कम यानी 183 दिन या 6 महीने काम करता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में यानी 183 दिनों या 6 महीने से कम दिन काम करता है। ऐसा देखा गया है कि भारतीय यानी जो भारत में श्रमिकों को दोनों मुख्य रूप से और सीमांत रूप से भी देखा जाए तो इनका जो अनुपात है 2011 के अनुसार जो है 39.8% है, जबकि 60% की विशालतम जनसंख्या अश्रमिकों की है। और यह एक आर्थिक स्तर पर इंगित करता है कि जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है जो आगे बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी संख्या के होने की संभावना की ओर इशारा करता है, इंगित करता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि श्रम की जो प्रतिभागिता दर क्या होती है। श्रम की प्रतिभागिता दर में आपको राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों श्रमजीवी जनसंख्या अनुपात गोवा में लगभग जो है 39 जो है यह 6% है, जबकि दमन और दीव में लगभग जो है यह 49.9% है। सामान्य भिन्नता दर्शाता है श्रमिकों की अपेक्षाकृत जो है अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जो है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मेघालय है। यह केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली
तथा दमन दीव प्रति भागिता दर ऊंची है। भारत जैसे देश के संदर्भ में ऐसा समझा जाता है कि अर्थात विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि यह निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से भारत की जो है जो यह व्यावसायिक संगठन देखे बॉक्स में जो है, इसमें जो है जिसका जो है वास्तव में अर्थ किसी व्यक्ति को देखे, व्यक्ति की खेती विनिर्माण व्यापार सेवाएं अर्थात उसकी किसी प्रकार की जो है यह आप देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में जो है कौन लोग काम कर रहे हैं। तो ये आपका जो है ये श्रमिक प्रतिशत दिया हुआ है और इसमें जो है घरेलू औद्योगिक श्रमिक और कृषि मजदूर अन्य श्रमिक दिए हुए हैं सभी प्रांतों के स्तर पर। इसका जो है आप देख रहे हैं कि यह डायग्राम दिया हुआ है, डाटा जो है इसको आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़िए। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान के द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने में जो है जो समाज का विभाजन पुरुष महिला और जो है ट्रांसजेंडर में प्राकृतिक और जैविक रूप से माना जाता है, लेकिन वास्तव में समाज सबके लिए अलग अलग जो है भूमिका निर्धारित करता है और ये भूमिकाएं फिर भी सामाजिक संस्थाओं द्वारा सुदृढ़ कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप जैविक विभिन्नताएं सामाजिक भेदभाव अलगाव तथा बहिष्कार का आधार बन जाती है। इसी तरह से आप आधी से ज्यादा जनसंख्या का बहिष्कार किसी भी विकासशील और जो है सभ्य समाज के लिए एक गंभीर समस्या है। यह एक वैश्विक चुनौती भी है विश्व स्तर पर, जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जो है संज्ञान में लिया हुआ है UNDP। तो यह UNDP के अनुसार आप अगर देखें तो यदि विकास में सभी जेंडर सम्मिलित नहीं है तो यह एक ऐसा विकास लुप्त प्राय है जो HDR UNDP 1995 के अंतर्गत आप देखें तो सामान्य जन में किसी भी प्रकार का भेदभाव और विशेष रूप से जेंडर के आधार पर भेदभाव मानवता के प्रति एक अपराध है। इसलिए सभी के लिए शिक्षा जरूरी है, रोजगार मिलना चाहिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उसका समान अवसर मिलना चाहिए, समान कार्य के लिए एक ही वेतन होना चाहिए, एक वेतन स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर सभी को मिलना चाहिए, मिले। इसके लिए विशेष प्रयास सरकार के द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। जो समाज इन सभी भेदभाव तथा बुराइयों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता है वह एक सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। जो समाज इसको दूर करने के लिए कदम उठाता है तो सभ्य समाज कहलाता है, जो नहीं ऐसा उठाता है तो उसको जो है सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता है। भारत सरकार ने इन सभी को संज्ञान में लेते हुए भेदभाव से होने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान चलाया हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि व्यावसायिक क्रियाओं में भी यह लगे होने से हैं। कुछ द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में भी कुछ लोग कार्यरत हैं। तुलना में यह देखा जाए तो प्राथमिक सेक्टर में अनिवेश श्रमिकों के एक बड़े अनुपात जो है को दर्शाता है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक और जो है कृषि मजदूर हैं, जबकि केवल 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हुए हैं। और इसी तरह से आप समझे कि 41.6% अन्य श्रमिक हैं जो गैर घरेलू उद्योगों व्यापार वाणिज्य विनिर्माण और मरम्मत तथा जो है अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। जहां तक देश की
पुरुष और स्त्री जनसंख्या के व्यवसाय का प्रश्न है, वहां पुरुष और श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टरों में अधिक है, यानी पुरुषों की संख्या अधिक है। इस तालिका चित्र में भी आप देख सकते हैं 1.4 में कि व्यवसायिक वर्ग में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के श्रमजीवी संगठन यानी जनसंख्या को 4 प्रमुख संवर्गों में बांट दिया गया है, कृषक वर्ग, कृषि मजदूर वर्ग और घरेलू औद्योगिक श्रमिक वर्ग और कुछ अन्य श्रमिक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह महिलाएं श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है, यद्यपि विगत व कुछ वर्षों में महिलाओं के द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में भी सहभागिता में सुधार हुआ है, यानी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में महिलाएं अब जो है सहभागिता अपने निभा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह कुछ प्रक्रियाएं यहाँ भी दिए हुए हैं तालिका में, जो है यहाँ संवर्ग में जो है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जो क्षेत्र है व्यक्ति है इसमें लगे हुए इनकी संख्या दर्शाया गया देख रहे हैं। यह कुल जो है श्रमिकों का प्रतिशत है, यह जो है कि 54.6% जो है प्राथमिक क्षेत्र में है और वहीं जो है आपकी जो है 3.8% आपका द्वितीय क्षेत्र में है, 41.6% जो है आपका तृतीय क्षेत्र में है। यह पुरुषों की संख्या है और यह स्त्रियों की संख्या है, यह समझ सकते हैं आप। यह जानना अति आवश्यक है कि पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में उतार दिखाई दिया है और 2001 में जो है यानी 58.2% से 2011 में जो है 54.6% के परिणाम स्वरूप हम समझ सकते हैं कि द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में सहभागिता दर बढ़ी है। यह श्रमिकों की खेती आधारित रोजगार पर यानी निर्भरता से गैर खेती आधारित रोजगार पर निर्भरता को इंगित करता है कि लोग अब खेती पर निर्भर कम रह करते हैं और गैर आधारित रोजगार पर निर्भर ज्यादा रह रहे हैं। यह इधर इंगित कर रहा है, ये इशारा जो है आप समझ सकते हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था में सेक्टरीय यानी हस्तांतरण है कि यानी एक सेक्टर से लोग दूसरे सेक्टर में तृतीय सेक्टर में जाने का प्रयास ज्यादा कर रहे हैं, अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता दर की स्थानिक भिन्नता है और परिशिष्ट वंश में भी उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है और दूसरे ओर हम बिहार और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की बात करें तो यहाँ पे कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। दिल्ली और चंडीगढ़, पांडुचेरी जैसे अत्यधिक नगरीयकृत क्षेत्रों यानी नगरीय जनसंख्या की बात करें तो इसमें श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं में लगा हुआ है, यानी कृषि की अतिरिक्त सेवाओं में लगा हुआ है। यह न तो केवल सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता को बल्कि बृहद स्तर पर होने वाली नगरीकरण और औद्योगिकरण द्वारा गैर कृषि सेक्टरों में और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता को इंगित करता है। यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि इसका आप लोग काफी अच्छे से नोट्स तैयार करके और दिखाने का प्रयास कीजिएगा और हमको मतलब इस पर ऑनलाइन के द्वारा भी भेजने का प्रयास कीजिए व्हाट्सएप पर, ताकि मैं देखते भी रहूं और आपको उसमें समझाते भी रहूं।